नमस्कार प्रिय बच्चों। युगों का दोहरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न बिंदुवार उपविषयों को पढ़ते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। पूर्व में हमने संस्कृत नाटकों और फिर संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। तो देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। कहने का तात्पर्य, देश की जो स्थिति है उसको जानने के लिए हमें उन समयों को या उस युग की हमें यात्रा करनी पड़ेगी जब हमने अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। कहने का तात्पर्य, जब भारत ने भारत से बढ़कर बृहत्तर भारत का निर्माण किया। भारत जो था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की ज़रूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। कहने का मतलब, एशिया के विभिन्न देशों, जब भारत का विस्तार जो था, भारत के जो पड़ोसी देशों तक भारतीय सीमाएं लगती थी, या कहें कि वो पड़ोसी देश भारतीय बृहत्तर भारत का ही अंग थे, तो हमें उस समय पर जो है दृष्टिपात करना चाहिए। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया। बेटा, इसे आप अधोरेखांकित कीजिए कि जो भारत का विशाल स्वरूप था, इसे हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देश भी आते थे। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती, बहुत से अंतर विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत है, और इन सबसे महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। कहने का तात्पर्य, बृहत्तर भारत के बारे में जानकारी के स्रोत हमारे पास कम नहीं है, अंतर विरोध हैं, लेकिन जैसे कि कुछ भारतीय पुस्तकों से भी हमको इनके हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के विवरण है, और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय विवरण हमें मिलते हैं चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। तो इस प्रकार से हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रलेख हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोत पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों में भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, जैसे अंगकोर और बुरोबुदूर। बेटा, यहाँ अभी भी प्राचीन समय में बनाए गए भारतीय मंदिरों के अवशेष हमें मिलते हैं। तो वो कहने का तात्पर्य, बृहत्तर भारत का निर्माण और उससे जुड़ी जानकारी का स्रोत केवल लिखित साक्ष्य ही नहीं है, अपितु ये ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई देती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी, इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी। ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया है। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। तो कहने का तात्पर्य, ये जो उपनिवेशीकरण भारतीय राजाओं के द्वारा किया गया, तो इनके नामों का भारतीय नामों के आधार पर ही इनका नामकरण भी है। जैसे आज जिसे हम कंबोडिया कहते हैं, प्राचीन समय में उसे कंबोज कहा जाता था। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हो 16 महाजनपद, तो वहाँ कंबोज भी एक महाजनपद के रूप में है। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप था। यव का मतलब होता है जो, तो यवद्वीप मतलब जो का टापू। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज या धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यापारियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय है। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी या अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था।
तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है और हमने ये भी जाना कि अशोक ने जो है अपने धर्म प्रचारक भारत के जो नज़दीकी देश हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भेजे थे। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है, कुछ में भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारतीय मतलब आंध्र जो सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज का चिन्हांकित है, जो ये बताता है हमारी समुद्री यात्राओं के बारे में इंगित करता है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा स्यार हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापू और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया, धर्म और कला भारत ने। तो ये स्पष्ट है। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है, ईसा की पहली दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। तो कहने का तात्पर्य एक लंबा इतिहास ये अपने आप में समेटे हुए हैं। तो हमें प्राचीन भारत को जानने के लिए या भारत का जो वृहत्तर रूप है वो जानने के लिए इन्हें जानना आवश्यक है। धन्यवाद।